ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली कॉन्जरिंग यूनिवर्स जो हमारी बचपन से हम सबकी सुसु रोकने की स्किल को बढ़ाते आ रहा है, इसका इनडायरेक्टली फेयरवेल हो चुका है। क्योंकि अगर आपने रिसेंटली कॉन्जरिंग द लास्ट राइड मूवी देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारा ओजी पैरानॉर्मल कपल की कहानी फाइनली द एंड हो चुका है। बट भाई अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि हमारी बचपन की यादें हैं, जिसे देखने के बाद हमारे 1 या 2 क्यों ना निकल जाए बट इसे देखते एंड तक थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस यूनिवर्स को एक लास्ट टाइम टाइमलाइन वाइज एक्सप्लोर किया जाए। तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन स्टार्ट होता है 1952 रोमानिया के एक एबी कार्टा मोनेस्ट्री से, जिसमें हमें द नन की कहानी को दिखाया गया था। तो क्या आप यूनिवर्स को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो? तो चलो लाइट्स ऑफ करो, कोई कोना पकड़ लो और कान में ईयरफोन्स लगा लो और इस यूनिवर्स को डीप डाइव करने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो कहानी की शुरुआत होती है तो नन से जो एक सील डोर के सामने आती है, जहाँ डोर पे लिखा हुआ होता है गॉड एंड्स हियर। भाई एक सेकंड, जब किस डोर के आगे लिखा हुआ कि इसके आगे भगवान का भी नहीं चलता तो तुम जा ही क्यों रहे हो यार? रिसेंटली मैंने ये मूवी देखा है, लोग चाहे तो मोनेस्ट्री के बाहर इतना बड़ा जंगल है वहाँ घूमने जा सकते थे, बट नहीं, इन दोनों को तो डीमन खेलना है। भाई इन लोगों के अंदर इतना चुल मच रहा था कि उन दोनों में से एक ना सीधा दरवाजे के अंदर घुस जाती है। भाई मैं अगर यहाँ होता, भाई मैं होता ही नहीं यार। पहले तो ये एनवायरनमेंट देखो। ओके, बैक टू द थ्योरी। भाई उस नन के डेथ के बाद भाई मैं सुसाइड ही बोलूंगा यार। ओके, तो मुझे पहले आप ये बताओ कि अगर आप वहाँ होते तो क्या करते? बट ये छोड़ो, आप ये सोचो कि दूसरा नन के साथ क्या हुआ होगा। भाई ये दीदी सीधा अपने गले पे फंदा लगाकर वहाँ से कूद जाती है। बहन तेरे को शर्म नहीं आती? भाई ये अगर चाहता तो वहाँ से भगवान का नाम चिल्ला चिल्ला के वहाँ से भाग सकता था या नॉर्मली भी भाग जाता भाई। बट नहीं, इन लोगों को तो अलग ही कांड करना है। ओके, इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं। देन वर्टिकन इस इंसिडेंट को सीरियसली लेते हैं और फादर बग को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं और उनके साथ होती है सिस्टर आयरन, जो अभी तक एक ट्रेनी नन है, मतलब वो ऑफिशियली नन बनी नहीं है। इवन सिस्टर आयरन का जो विजन है वो एक सुपरनैचुरल चीजों से जुड़ा हुआ है, जहाँ उन दोनों को एक लोकल विलेजर जिसका नाम है फ्रेंची गाइड करता है। इवन यही बंदा है जिससे पहले इस मोनेस्ट्री के बाहर नन की डेड बॉडी दिखा था। जहाँ वो सब एबी में पहुंचते ही वहाँ की एनवायरनमेंट कुछ अजीब फील होने लगता है और वहीं सिस्टर आयरन को लगता है कि एबी में कुछ नन्स प्रेयर कर रहे हैं और वहीं फादर वर्क को भी एक डिमोनिक अटैक फेस करना पड़ता है, जहाँ वो उन्हें ग्रेवयार्ड में जिंदा दफना देती है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब वलक का इल्यूजन है जो उन्हें गुमराह करने के लिए यूज कर रही होती है। देन वहीं हमें स्टोरी की फ्लैशबैक से पता चलता है कि सेंचुरी पहले ड्यूक ने वलक को दुनिया में बुलाने के लिए एक पोर्टल को ओपन किया था, बट कैथोलिक नाइट ने एक होली रिलिक के थ्रू उसे रोक दिया था, जो कि ब्लड ऑफ क्राइस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड, जहाँ उसे इस मोनेस्ट्री में ही सील कर दिया गया था। बट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बॉम्ब्स की ब्लास्ट ने उस सील को तोड़ दिया था और वहीं से वलक एबी में फ्री हो गया। भाई सीरियसली दिस इज इंटरेस्टिंग। भाई ये तो हमारी हिस्ट्री में होना चाहिए था यार, कि वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अक्खा डीमन ही खुला छूट गया। भाई ये सुनने में एक्चुअली टेरिफाइंग लगता है यार। देन क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो नन ने सुसाइड किया था उसकी डेड बॉडी में ही वो की था, जहाँ वो उस मोनेस्ट्री में ही छुपा ब्लड ऑफ क्राइस्ट को ढूंढ सकता है। सिस्टर आयरन, फादर बर्क एंड इंक्लूडिंग फ्रेंची को वो रिलीफ मिल जाता है। देन इसी दौरान वलक इन तीनों की बॉडी पे पजेस करना स्टार्ट कर देती है और वहीं वलक जब सिस्टर आयरन को पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है, बट सिस्टर अपने मुंह में छुपाए हुए क्राइस्ट की ब्लड को डायरेक्टली डीमन की फेस पर छोड़ देती है और वहीं वलक जलने लगता है और वो वापस हेल में घींची चली जाती है और एबी फिर से सेफ हो जाती है। तो मूवी की एंडिंग में एक प्रॉपर ट्विस्ट हमें पता चलता है कि फ्रेंची, जिसका नाम है मॉरिस, जो शॉकिंगली वलक से इन्फेक्टेड हो चुका है। इवन मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक इन्वर्टेड कर्स उसके गले में बन चुका है और उसी इंसिडेंट को हमें 2013 में आई द कॉन्जरिंग मूवी की वॉरेन की सेमिनार में दिखाया जाता है। मतलब ये जो मूवी है द नन, वो डायरेक्टली कॉन्जरिंग यूनिवर्स से फुल्ली टाइमलाइन के हिसाब से लिंक्ड है। तो ये तो हो गई मूवी की बातें। अब आप बात करते हैं कि हु इज एक्चुअल वलक। तो देखो भाई, वलक एक ऐसा नाम है जो सिर्फ द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिक्शनल क्रिएशन नहीं बल्कि डिमोनोलॉजी के हिसाब से एक प्योर टेक्स्ट से उठाया गया है। इवन इसका सबसे बड़ा जिक्र ग्रीमवेयर में मिलता है, जिसका नाम है द लेजर की ऑफ सोलोमन। बाकी ये जो बुक है वो 17th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 72 डीमन का जिक्र है, जिसे सपोजिटली किंग सोलोमन ने उसे कंट्रोल किया था। इवन उसमें लिखा गया है कि वलक एक ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ हेल है जो 30 से 38 लीजन डीमन को अपने अंदर कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में वलक को एक डिफरेंट अवतार में दिखाया गया है, जहाँ वो एक इनोसेंट बच्चे जैसा दिखता है। इवन उसका जो फेस है वो एंजेलिक फील होता है। बाकी उसका जो एक्चुअल रोल है डीमन को बुलाना, स्पिरिट को कंट्रोल करना, इवन हिडन ट्रेजर के राज को खोलना। मतलब जो वलक हम फिल्म में देखते हैं वो एक हॉरिफाइंग नन के रूप में होता है, जो रियल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑलमोस्ट उल्टा है। तो देखो भाई, बेसिकली अगर आप सोचोगे तो नन का सिंबल फेथ, डिवोशनल से कनेक्टेड होता है, लेकिन जब वो चेहरा करप्ट होकर एक डीमन का फॉर्म ले ले तो वहीं ऑडियंस के अंदर एक डीप अनसेटलिंग फील आता है। और इसी वजह से कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर वलक को सिर्फ एक डीमन नहीं बल्कि एक मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर की तरह भी दिखाया गया है, जो इल्यूजन क्रिएट करके फेथ को चैलेंज करता है और अपने विक्टिम को कंफ्यूज करके उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है। और इसी वजह से वलक को पॉप कल्चर में एक फिक्शनल शेप देकर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाया गया है। ये थी 2018 में आई द नन मूवी की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स के स्टार्टिंग टाइमलाइन पे बिलोंग करता है। बाकी इस यूनिवर्स को लेकर टाइमलाइन वाइज और भी वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ
जरूर बने रहे। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिले कुछ वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।